Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the important topics of 24th of April, starting with the first. Inflation vulnerable to rising heat. RBI report recently, तो keyword State of Economy report published by RBI. PT में पूछ सकते हैं. It's stated that heat के कारण there is a rise in inflation which is impacting the food security. There is more and more out of pocket expenditure by the consumer, and also due to the geopolitical tension, like we have seen in the Houthi attack on the merchant vessel, Russia-Ukraine war, Israel-Hamas, Israel-Iran war, and rise of energy prices across the world. It has led to the imported inflation. तो यहाँ कीवर्ड है कोर इन्फ्लेशन लिखा हुआ है. कोर इन्फ्लेशन मतलब कि हेडलाइन मतलब इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, कोर मतलब सिर्फ कोर एक्सक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल. तो कोर डिनोट्स द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, वेयरएज हेडलाइन होता है वो दिखाता है कि कितना वोलेटिलिटी है इकोनॉमी में विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन. जो सीपीआई है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब हो सकता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और सीपीआई एक चीज है. एफएमसीजी अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बोला कि एंड पतंजलि हैव रेंडर्ड अनकंडीशनल अपॉलॉजी. क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना वायरस, ड्यूरिंग पैंडेमिक, they were bad mouthing the allopathic medicine in the advertisement. तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ये था कि आप मेडिसिन बनाओ, लेकिन आप कोई और जो ट्रीटमेंट है बिना एनी विदाउट एनी प्रूफ यू आर स्पीकिंग इल ऑफ द मेडिसिन, आप बता भी रहे हो कि कोरोनिल है, इट कैन क्योर 100%, तो ऐसा मिसलीड नहीं कर सकते जनता को. तो अंडर विच एक्ट? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसमें कंज्यूमर पास राइट है कि दे कैन गो टू द कोर्ट, दे कैन फाइल कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसलीडिंग एक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जानने का ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पतंजलि को नहीं बोला, वहीं से डिराइव किया बाकी लोग के लिए भी. इट हैज सेड दैट इट शुड बी एक्सपेंडेड टू ऑल द एफएमसीजी कंपनीज बियॉन्ड पतंजलि. क्यों? क्योंकि दे स्पेंड अराउंड 31,000 करोड़. 8 से डिवाइड करो तो 32, अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन इन एडवर्टाइजमेंट. और वो एडवर्टाइजमेंट दे टारगेट टू द स्पेसिफिक पॉपुलेशन, विमेन, एल्डर, चिल्ड्रन. अभी हाल फिलहाल में चिल्ड्रन में बात हुई है सेरेलैक, और बाकी जगह में भी हाई शुगर यूज होता है, और बचपन में ही टाइप 2 डायबिटीज का खतरा हो जाता है. फिर बात हो रहा है कि विमेन से रिलेटेड, जहाँ पर जो भी फूड प्रोडक्ट बच्चे से रिलेटेड, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर भी हाई शुगर, हाई फूड, हाई फैट, हाई सॉल्ट कंटेंट रहता है. लिखा रहता है हेल्दी, लेकिन ऐसे रहता है. तो दे मिसलीड द कंज्यूमर. दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट दिस स्कोप should be expanded to all the FMCG company, not only for Patanjali. तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई वॉच डॉग है इंडिया में? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्री वॉच डॉग, तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आता होंगे. दे रूटीनली पुल्स ऑफ कंपनी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. उसके साथ साथ और भी है, सीसीपी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. वो भी दे टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी who spend billions of dollars to mislead the public. तो अभी तक ASI, इट इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, ऐसा कुछ रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए दैट इज स्टैट्यूटरी मैंडेटरी. तो ऑल दिस एक्ट है इम्पोर्टेंट. तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट है. 1985 में एस्टैब्लिश की गई एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट.
कंपनीज एक्ट है। कंपनीज अंदर है। देन पहले पढ़े कि आरबीआई के बुलेटिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, उसके अंदर में बोला कि हीट वेव एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन में स्टोक इन्फ्लेशन। वी हैव डिस्कस हीट वेव के कारण क्यों होता है, एक्विफायर रिचार्ज नहीं हो पाता है, वाटर क्राइसिस, उसके कारण एग्रीकल्चर में वाटर क्राइसिस होता है, फूड प्रोडक्शन में भी कमी आते हैं और फूड क्राइसिस होता है, फूड इनसिक्योर सिक्योरिटी में इम्पैक्ट होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का ना लॉजिस्टिक सप्लाई में भी दिक्कत होते हैं और फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट करता है। जैसे नीचे पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एग्री एक्सपोर्ट सॉरी, तो एग्री एक्सपोर्ट हैज फॉलन by 9% due to geopolitical tension and also from the various climate change factors such as El Nino effect, heat wave, erratic rainfall, etc. तो प्राइवेट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये किस में आते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस कंपनीज कंजम्पशन, कंपनीज नहीं, हाँ, इन्वेस्टमेंट चार प्लस, कंपोनेंट होता मैं बोल रहा हूँ मानसी, आप करेक्ट कर है। रहे हो। प्राइवेट कंजम्पशन प्लस कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेट होकर के कंजम्पशन होता है ओवरऑल। और जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये एक्सपेंडिचर सी मेथड। प्लस आई, हाँ, जो सिंबल होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो वही हाउस होल्ड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन नेट एक्सपोर्ट्स। हम्म, और इन्वेस्टमेंट में दोनों रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों रहते हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का अलग अलग होता है, जी और आई हैं। सिंबल जो होता देन एग्जाम्पल छोटा केस स्टडी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंक एंड टाटा पावर, दे आर बूस्टिंग अप सोलर एनर्जी यूसेज अंडर द स्कीम जो भी हाल फिलहाल रिलीज हुआ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 3 किलोवाट तक आपको इंस्टॉलेशन करना हो और 3 to 10 किलोवाट अंडर रेगुलर स्कीम, तो दे कैन टेक अप लोन अप टू 2 लाख विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। तो इससे रूट ऑफ सोलर पावर कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वो बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में और एनर्जी सिक्योरिटी तरफ पहुंच सकता है। टाटा पावर सोलर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, 9 जज बेंच। तो इसमें आर्टिकल 31 39 बी, यही आर्टिकल 39 बी है और सी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1980s में, श्रेया शंकर केस था, जिसमें बोला था कि जो 39 बी एंड सी है, इट इज इट कैन बी गिवन प्रेमिसी टू द आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस पर भी चर्चा क्या उठता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो भी एक पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है, when government wants to, if government wants to redistribute the private property for the public interest it can do so or not, क्वेश्चन मार्क। तो ये इस पर चर्चा उठा था 1977 से 5 जज बेंच रंगानाथा रेड्डी, उसमें बोला गया, उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर इट हैड गिवन अ डिसेंडिंग ओपिनियन ऑन दैट जो आर्टिकल 39 बी है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आता है, लेकिन बाकी जो जज बैठे थे वो बोले इट डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर 1983 में 5 जज बेंच फिर बैठा, उसके बाद मफ्तालाल जजमेंट 1997 में, इट रेफर टू 9 जज बेंच, 7 जज बेंच के पास गया था, फिर उन्होंने रेफर किया 9 जज बेंच, तो अभी 9 जज बेंच में ही डिसीजन होगा। दे विल डिसाइड इफ डीपीएसपी 39 बी, जिसमें बात होता है यही दो 39 बी और सी, इट लेट्स द फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर स्टेट, और इट टॉक्स अबाउट हाउ टू रिड्यूस द concentration of the wealth, और दूसरा it allows the government to redistribute and treat the privately owned property for the common good। औषित, जो आपने बोला श्रेया सिंगल केस, तो इट इज रिलेटेड टू द आईटी एक्ट जो सेक्शन 66A है। आपने इस पे क्यों बोला कि 39B और डीपीएसपी से रिलेटेड है? श्रेया सिंगल केस बोल रहे हो ना आप? यस, प्रू बोल रहे हो मानसी आप, श्रेया सिंगल हेट स्पीच से रिलेटेड केस है, इसका कोई लेना देना नहीं। 66A ऑफ द आईटी एक्ट उससे रिलेटेड।
हाँ 2015 वाला है ना 66 से हाँ 1980 वाला कौन सा है 2015। प्रवेश क्या बोल रहे हो? 1980 वाला जिसमें बोला गया था 39 बी मिनर्वा मेल, है मिनर्वा मेल अमेरिका है में ना? हाँ 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 मिनर्वा मेल है। 1939 B and C it will give an primacy to Article 14 and 19 इसको only मैं Article 2 over मिनट में TPS ब्रीफ कर देता हूँ। आर्टिकल 39 बी एंड सी, आर्टिकल 39 बी एंड सी वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए 25th अमेंडमेंट के अंदर ये बोला गया। 39 बी एंड सी को इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक वो डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। 25th अमेंडमेंट के अंदर कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसा कर सकते हैं लेकिन जुडिशियल रिव्यू रहने दीजिए। ठीक है और प्रवेश जो आर्टिकल है 39 बी एंड सी, इट इज कंसिडर्ड टू बी अबव या सुपीरियर टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स, है कुछ 14 स्पेसिफिक 19 फंडामेंटल राइट्स है? 14 19 स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, गोल्डन ट्रायंगल की बात है, 14 18 19। 14 14, ओके। 39 बी सी बी में ये लिए डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है और सी में टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऐसे ही है प्रवेश हाँ, regarding plastic problem we have discussed day before yesterday regarding India is negotiating कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को और रिड्यूस इसी के करने साथ के लिए कौशिक में एक चीज और बोल देता हूँ। कौशिक, एक चीज और बोल देता हूँ। इसी से रिलेटेड आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 ए बी सी। 31 ए क्या कहता है? 31 ए कहता है कि ऐसे मैटर जिनके ऊपर सरकार कंट्रोल कर सकती है और फंडामेंटल राइट नहीं माने जाएंगे, एस्टेट से रिलेटेड। रेलवे को अगर कहीं से निकलना है तो, अगर पटरी जहां से जाएगी, जमीन कब्जा करना है तो कर सकती है। 31 ए एस्टेट। बी, हम्म बी के अंदर जितना भी मैटर होगा 9th शेड्यूल के अंदर, सारा बी के अंडर। और सी के अंडर कौन सा आएगा? 39 बी एंड सी। यानी आर्टिकल 31 सी के अंडर डाल दिए जाते हैं 39 बी एंड सी के मैटर। और फंडामेंटल राइट 14 18 14 से लेकर 19 तक नहीं माने जाते। कंटिन्यू। we have discussed in regarding plastic pollution India stated that it is negotiating for regulation of plastic rather than banning not the solution उसको डिटेल में लिए थे लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि इंस्पाइट ऑफ क्यों ऐसा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डीडी हैज इम्पोज 1.6 करोड़ फाइन्स ड्यूरिंग ड्राइव्स इन होलसेल मार्केट सब्जी मंडी दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे candy stick, plastic ice cream, thermocol, etc. in spite of banning by the country in July 21st, 2022. प्लस डीडीए ने ये भी कहा था कि नोडल ऑफिसर हर एक फ्लड प्लेन यमुना फ्लड के प्लेन के लिए अपॉइंट करेंगे दैट विल कीप द एरिया अंडर देयर ओन जुरिडिक्शन वो मॉनिटर कर रहे हैं कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट वहां पर कोई भी डंप नहीं करे दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिजुवनेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ रिवर यमुना फ्लड प्लेन लेकिन ये सिर्फ डेटरेंट है मॉनिटरिंग डेटरेंट है तो ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है और दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू जो बायो मेथड है फॉर एग्जांपल जूट हो गया पेपर हो गया ये ऑल्टरनेटिव हो टेक्नोलॉजी में सीवीड के थ्रू आप प्लास्टिक बना सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके थ्रू भी प्लास्टिक बना सकते हो तो ये टेक्नोलॉजी यूज होगी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगी रिगार्डिंग डिजिटल कैंपेन तो एमसीसी 1951 Section 126 और RP Act 1951 it prohibits display of election matter to public during 48 hours silence period. जब इलेक्शन होता है ending with the hour fixed by the conclusion of the polls 48 hours silence होता है जहां पर आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो ये मैंडेटेड था ऑन द न्यूज़पेपर पोस्टर्स टीवी एडवर्टाइजमेंट और इवन सोशल मीडिया पे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि न्यूज़पेपर पोस्टर और बाकी सबको रेगुलेट कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट कैसे करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया में कोई अगर यूएस में बैठा है वो भी तो ऐड कर सकता है टारगेटेड ऐड इन ऑल दी स्टेट्स वेयर पोल इज गोइंग ऑन जो कर्नाटका में पोल हो रहा है तो झारखंड में कोई बैठा हुआ व्यक्ति भी ऐड
एड इन्फोर्स कर सकते हैं इन द सोशल मीडिया, टारगेटेड एड स्पेसिफिक टू ईच डिस्ट्रिक्ट। तो वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि the study revealed that 13 out of every 50 ad of the BJP were aired during the silence period in constituency, participating in the first phase of the election। वैसी कांग्रेस के भी है और बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट के भी हिसाब से देखा जाए तो इसको कैसे रेगुलेट करें? क्योंकि गूगल एड, मेटा एड, इट वाज वेरी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक। हो सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट में ऐड हो रहा होगा, अगला डिस्ट्रिक्ट में ऐड नहीं दिख रहा होगा लोगों को। तो इतने टारगेटेड एरियाज में अगर हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? तो एक सोल्यूशन इसका है कि दे कैन क्रिएट अ वॉर रूम या इलेक्शन कमिटी, बड़े से इलेक्शन, इसमें सोशल मीडिया कंपनीज होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल होना चाहिए। दे कैन डायरेक्ट द सोशल मीडिया कंपनीज टू फॉलो द 48 आवर साइलेंस पीरियड। कैसे? कि उनके जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, जो फॉर्मूला है, दे शुड मेक इट ट्रांसपेरेंट कि आप दिखाइए कि कहाँ पर करते, कैसे कर रहे हो, कितने डिमांड आए पिछले कुछ दिनों में। अगर वैसा डिमांड आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैन टेक अप द इशू और दे कैन इन्फोर्स एमसीसी और दे कैन पेनलाइज द पार्टीज। ये ऐसे कर ही नहीं सकते विदाउट रोपिंग इन सोशल मीडिया कंपनीज। एन ओवरव्यू ऑफ द पीएमए यू स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल हाउसिंग है, एक अर्बन हाउसिंग। पीएमएयू ऑब्जेक्टिव क्या है? रिहैबिलिटेशन करना स्लम डवेलर। 3 ऑब्जेक्टिव है। या आप घर खुद से बनाओ, सब्सिडी मिल जाएगा, या सरकार आपको घर बना के देंगे, आप रहना, या फिर सरकार के पास एक प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल टॉक अबाउट द रिहैबिलिटेशन ऑफ द स्लम डवेलर और उसको फिर एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो वो 3 एरियाज है। पहला रिहैबिलिटेशन हो गया, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन कि आपको सब्सिडी देंगे, आप बना दो घर खुद से। तो 3 एरियाज के अंदर में 31 दिसंबर तक चलेगा ये। तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक में 60 लाख हाउस होल्ड बचे ओवरऑल। 2.4 करोड़ हाउस होल्ड विल बी स्टिल विदाउट अ रूफ इन स्पाइट ऑफ पीएमएयू। दूसरे जो एरियाज है, हाउसिंग क्वेश्चन ऑफ द स्लम्स। ग्राउंड लेवल इशू क्या होता है कि जब उनको अपार्टमेंट मिलता है, स्लम डोयर को भी, तो क्या करते हैं, अपार्टमेंट को बेच देते हैं और वापस उस स्लम में रहना चल जाते हैं। एक ऐसा सोल्यूशन भी आता है। या फिर वो अपार्टमेंट को रेंट पे लगा देते हैं, तो एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम मिलता है उनको। 10,000 5,000 कम से कम महीना का बहुत होता है। और दूसरा एक चैलेंज भी आया, पूछा गया था तो बोले तो उनको आदत हो गया नीचे रहने का, ग्राउंड पे। लेकिन जब जब अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनको एक एंजाइटी होता है, उनको डर लगता है। ये भी एक इशू है। और दूसरा लैंड रजिस्ट्रेशन एक चैलेंज है विद रिस्पेक्ट इंक्रोचमेंट ऑफ द लैंड। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.1 2.3 लाख करोड़ अंडर द स्कीम। A bulk of the money is sold out by the beneficiary household themselves under the credit link subsidy। खुद से जो लोग हैं खर्चा कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़, जिसमें से 2 लाख करोड़ सब्सिडी। हम्म
तो इसमें एक और आता है चैलेंज, इसमें इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट होना चाहिए कि एक्स सीटू होना चाहिए। तो इन सीटू में हमेशा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वही स्लम को वापस से रिहैबिलिटेट करना, तोड़ करके बनाना, वो भी चैलेंज है। और एक्स सीटू में एक और प्रॉब्लम है कि लोग वहां जाते रहने के लिए, वापस फिर आ जाता है। तो जैसे जग्गा मिशन है वैसे ही आप प्रमोट कर सकते हैं इसमें। जिसमें बात होता है कि फेज वाइज आप कंस्ट्रक्ट करोगे और बेस्ड ऑन डिमांड फिर आप भेजोगे बाकी लोगों को। हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू बूस्ट ईवी प्रोडक्शन। For example, companies like Tesla, BYD, Chinese company, they have entered into the market. पहला होता है इसमें कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, कि बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे उसमें, लेकिन क्या है कि ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरा है कि आप इंडिया में असेंबल करो, दैट विल बी फॉलोड बाय द ईवी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सच एज टेस्ला और बाकी इम्पोर्टेंट। तो ईवी कंपनीज के लिए एक इम्पोर्टेंट क्या क्या हो सकता है। पहली बात है कि यहाँ पर बैटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो ऑलरेडी इंडिया बात कर रहे हैं उड़ीसा में। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होना चाहिए गुजरात में और असम। फिर कोलैबोरेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, टाटा एंड टेस्ला होने वाला आने वाले समय में। कंपटीशन होना चाहिए जो दिख भी रहा है। और फिर हेल्दी एमएसएमई ग्रोथ भी होना चाहिए इसमें। तो इसमें ईवी में बैटरी आ गया ऑलरेडी। हाँ, ऑलरेडी जो कंट्री है इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। जो इंडिया है फोर्थ रैंक है वर्ल्ड वाइड, 40 लाख। थर्ड रैंक है इंडिया, चाइना, हाँ थर्ड रैंक है, 40 लाख कार्स एवरी डे इंडिया प्रोड्यूसेस। तो ऑलरेडी इंडिया के पास लॉजिस्टिक मैकेनिज्म है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज है, बस इसको ईवी बोर्ड में ट्रांसफॉर्म करना है आईसी इंजन को। Ashik, यहाँ पे I would add, अभी recently India has overtaken Japan to become the world's third largest automobile market. 40 लाख। हाँ, तो we are the third largest market in the world. तो प्रॉब्लम क्या है आगे यहाँ पर। पहला प्रॉब्लम ईवी से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेंज एंजाइटी, डर लगता है कि भाई बाहर घूमने जाए 600 किलोमीटर और 2 बार चार्ज करना पड़े बीच में, तो भी एक है वही रेंज एंजाइटी। लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल रेंज, 16 लाख के अंदर में सिर्फ एक गाड़ी है टाटा के जो नेक्सन है ईवी, बस। उसके अलावा जो और हैं लेकिन वो लॉन्ग रेंज के लिए केपेबल नहीं है। हैचबैक है, तो ये भी हैचबैक है लेकिन तो कंफर्टेबल हैचबैक है। तो और जो महंगे गाड़ी से 40-50 लाख के आसपास आता है मोस्टली। और इसमें एक विदिन जो आपने बोला कि इसमें एक और चार्जिंग, एक सेकंड, इसमें एक और ऐड कर सकते हैं। ईवी एक लास्ट स्टेज है, आईसी इंजन बीच में, तो बीच में एक आता है हाइब्रिड। हर जगह हाइब्रिड, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस हाइब्रिड सेडान में अगर है तो होंडा सिटी। उसके बाद हाइब्रिड में हम बात करेंगे तो और भी कंपनी इसको प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हर एक सेगमेंट के अंदर में 15 लाख 20 लाख के अंदर में, उसी कारण द कंज्यूमर का जो प्रोपेंसिटी है वो टूवर्ड्स द ईवी जा सकता है। लोग मोर एंड मोर इन्वेस्ट करें हाइब्रिड। बोलो। आई वाज सेइंग कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज आपने बोला, तो उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेंसिटी तो कम है, बट उसमें भी जो स्टैंडर्ड्स है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हर एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपका व्हीकल कहाँ पे चार्ज हो सकता है। हाँ, तो इसलिए बोला जाता है कि एक यूनिफॉर्म चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स भी इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म बैटरी भी और चार्जिंग भी। इसमें ऐसा बोल रहा था कि बैटरी चार्ज करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। एक बैटरी पैकेट आएगा, उसको आप लगा दो और फिर आप भेज दो, ऑलरेडी बैटरी चार्ज रहेगा। सबके लिए सेम बैटरी अगर रहेगा तो वी कैन। लेकिन अब फिर क्वेश्चन पूछते उठते हैं टेस्ला की तरफ से कि उनका मोस्ट ऑफ द R&D सिर्फ बैटरी में है।
तो वो क्यों बैटरी सबको होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, तो कौन किस किस के बाद होंगे? तो आई थिंक इट विल बी यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया या रशिया होंगे थर्ड, नहीं सऊदी अरेबिया होंगे थर्ड में। सिपरी, important body that monitors the expenditure of the military by the each country, और वो रिपोर्ट में निकालता है रिगार्डिंग द मिलिट्री। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। यहाँ पे मेंशन औषध कि इंडिया इंडिया इज बिहाइंड यूएस, चाइना एंड रशिया। रशिया, ठीक है, अभी बढ़ गया रशिया का पिछले रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2.4 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें से 800 बिलियन डॉलर सिर्फ यूएस का है, और इंडिया का वन टेंथ है। इंडिया इज वन टेंथ ऑफ यूएस। NABARD unveils strategy to mobilize green financing। NABARD के हिसाब से रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लाइमेट स्ट्रैटेजी, नाम में वी कैन डिराइव कि इंडिया को क्या चाहिए स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म। इंडिया नीड्स अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन डॉलर एनुअली टू रीच 2.5 ट्रिलियन डॉलर climate financing, green finance, to transit from non-renewable to renewable source of energy। फोर पिलर, इसमें बात हुआ जीरो डिस्चार्ज सब स्टैब्लिश करना है, मार्केट मेकिंग रोल, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। वी हैव डिस्कस कि कैसे आरबीआई की जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, उसमें बोला गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड आल्सो हीट वेव और क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इसमें आ रहा है कि एग्री एक्सपोर्ट इट वाज आल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू द रेड सी क्राइसिस। रशिया यूक्रेन along with domestic restriction and effect of the El Nino and erratic rainfall on the horticulture high value product in India। कैसे? तो अलग अलग एरियाज है, ग्रेप, गुआवा, पोमेग्रेनेट, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, दे आर हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू प्रोडक्ट। बफेलो मीट, जैगरी, कैश्यू नट, अल्कोहलिक बेवरेजेस, सब को एक तरह से रेगुलेट करते हैं अपेडा। इवन अल्कोहलिक बेवरेजेस अपेडा क्यों करते हैं? अल्कोहलिक बेवरेज अपेडा एग्रीकल्चर में क्यों आता है? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही अल्कोहल बनता है, चाहे वो बार्ली हो जाए, चाहे वो वाइन से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें रास्पबेरी हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसलिए नेचुरल हनी। तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया एक्सपोर्टेड 43 बिलियन डॉलर, तो इसमें रिड्यूस हो चुके 9%। इंपॉर्टेंट बॉडी अपेडा। It is also working in different institute, working with different to develop C protocol कि ऑल्टरनेटेड सी रूट के थ्रू कैसे प्रमोट करेंगे, और ऑल्टरनेटेड मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023, WMO ने बोला, इसमें बोला कि 80% ऑफ द रिपोर्टेड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड इन एशिया किसके कारण हुआ? फ्लड के कारण हुआ, स्टॉर्म के कारण हुआ। 80% फ्लड और स्टॉर्म। एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर, इट हैड अफेक्टेड 9 मिलियन पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे पाकिस्तानी फ्लड में देखा गया, इंडिया में we discuss regarding the severe heat wave, rainfall induced flood, glacial lake outburst, tropical cyclone।
Temperature reaching 40 to 43 degrees centigrade. Flooding event in Sikkim, glacial outburst. Chennai, Himachal Pradesh, etc. मीचोंग ऐसे हुआ था, ग्लेशियल आउटबर्स्ट। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ के लिए। ओवरऑल एशिया वार्म्ड फास्टर एंड ग्लोबल एवरेज doubled since 1961-1990. So WMO, it succeeded IMO, International Meteorological Organization, which was founded in 1873, एक non-governmental organization थी, and then it became a UN specialized agency in 1951. So it is right now it is a UN specialized agency. COVID is airborne disease. True or false? मानसी? आपने बोला airborne disease है, Airborne. Airborne disease. false होना COVID. चाहिए, airborne नहीं हो सकता, ऐसे जिका बोलते हैं ना, इट इज वेक्टर। ऐसे कोविड क्या होगा? false होना चाहिए। फॉल्स। Transmission is through the small minute air droplets, water droplets in the air. उसी कारण होता है। एयर में मतलब एयर से होता है ना, लेकिन इसमें ड्रॉपलेट कारण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे ही जीका वायरस है, तो जीका डेंगू एंड चिकनगुनिया प्रेजेंट इन फ्लूइड लाइक सलाइवा सीमेन बट नॉट डोंट स्प्रेड थ्रू ओरली और सेक्सुअली। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन वायरस दे आर प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, दे कॉन्टैक्ट विद आउटर एनवायरनमेंट न्यू होस्ट, उसके अंदर रिप्रोडक्ट करते हैं, दे मल्टीप्लाई। एक ट्रोपिज्म एक कीवर्ड लिखा हुआ है। वायरस आर यूजुअली हाईली सेलेक्टिव इन द सेल दे इन्फेक्ट। ट्रू। This phenomena called tropism occurs because most viruses have special protein on the outer surface that makes contact with a receptor on the host surface. Any cell type that makes a receptor can be affected by the virus. जैसे हर के लिए एक सेल होता है, हर वायरस के ऊपर प्रोटीन होता है that binds with the exact receptor. जैसे HIV के लिए CD4 है प्रोटीन। Only cell that makes CD4 protein such as T cell are infected by HIV. इसी को बोलते हैं ट्रोपिज्म। वैसे ही सार्स के लिए ACE2 जो प्रोटीन जो स्पाइक होते हैं, जो एक बॉल के ऊपर में स्पाइक थे, तो स्पाइक प्रोटीन ACE2 हो गए। इट बाइंड्स विद अ रिसेप्टर कॉल ACE2। सेल्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं? ACE2 होता है। तभी जाके वहीं पर होते हैं सिर्फ। इसका मतलब जो वायरस होता है उसके अंदर में जो प्रोटीन होते हैं, इट बाइंड्स विद अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, वहीं पर सिर्फ इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, जैसे HIV का हो गया, वैसे ही कोरोना वायरस का हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रोपिज्म। तो एक कॉन्सेप्ट देख ले। It also makes copies of itself and immune system trying to destroy virus. इसमें एक स्ट्रेटजी क्या है? वायरस यूजेस दिस टू अचीव बाय मेकिंग प्रोटीन ऑन द सरफेस have the receptor on multiple cell type. तो बॉडी डिफेंड कैसे करते हैं अपने? फॉर एग्जांपल जीका और बाकी सब के लिए PS रिसेप्टर यूज करते हैं। देखते हैं एक बार।
One such receptor is a protein called PS receptor. It is expressed by dying cell in a body to signal to the immune system to destroy them. Immune system express the PS receptor and fuse themselves with these cells, quietly destroying them. Viruses hijack this pathway with process called apoptotic mimicry by expressing the PS protein on their own surface, allowing them to infect the very cell they destroyed. इसका मतलब वायरस जो बॉडी के अंदर जो मरते हुए सेल दे एक्सप्रेस पीएस प्रोटीन, वो बोलते हैं कि इम्यून सेल को कि आप मुझे मार दो। ऑब्वियसली, लेकिन यही चीज को वायरस भी यूज करते हैं और इसी के थ्रू बाकी सब सेल में फैल जाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इसी जो पीएस रिसेप्टर है, आई थिंक इसको मॉडिफाई करने का बात हो रहा होगा। पीएस रिसेप्टर फॉर द एपोप्टिक डेंगू चिकनगुनिया इबोला वेस्ट नाइल वेसिकुलर सोमैटिक वायरसेस आर इनहिबिटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल। PS coated vesicle immunity represents novel type of host defense against viral infection। अभी थॉट प्रोवोकिंग है, स्पेकुलेशन है, अभी ओपन्स अप द वेन्यू फॉर रिसर्च। तो मतलब बात अभी चल रहा है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बस ये याद रखना है कि वायरस आर स्पेसिफिक टू ईच सेल और उनके जो प्रोटीन होते हैं इट बाइंड्स विद द स्पेसिफिक रेसेप्टर, इसको ट्रोपिज्म बोलते हैं, इससे वो सिलेक्टिव होता है। कोरोना वायरस वैक्सीन वो लंग्स में इफेक्ट करेंगे, वो पैर में नहीं करेंगे, वो किडनी में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर मिलता है रिसेप्टर सिर्फ। वैसे ही एड्स में जो HIV है इट इम्पैक्ट्स CD4 प्रोटीन जो टी सेल में मिलते हैं सर। तो ये कॉन्सेप्ट था। वायरल ट्रांसमिशन किसको बोलते हैं? टाइम जो लगता है बॉडी को वायरस को मारने में और वायरस को टाइम लगता है रेप्लिकेट करने में, टू मेक कॉपीज इटसेल्फ। तो दोनों में टाइम में डिफरेंसेस होता है। व्हेन वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ता है और बॉडी जो मारते हैं इट इज वेरी लेस, तब वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा या फिर सेक्सुअली ओरली का कारण हो सकता है। शेविंग क्रीम, सोप और वाटर होता है इसमें। कंप्रेस्ड ब्यूटेन गैस, विदाउट गैस सोपी लिक्विड होगा अंदर में। When valve is pressed, some of the gas mixes with the soap and expand to form foam. The process क्या होता है? Filling the tire and tube. प्रेशर क्लोज रहता है तो जो गैस from the pressurized source is not allowed to escape. It takes a very small amount of space, gas. लेकिन जैसे ही आप वॉल्व खोलते हो तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है, घट जाता है बाहर में। तो इसी कारण द गैस एक्सपैंड्स और इट रिलीजेस some quantity, small quantity of soap and water. Next link.